नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बाजारों ने आज फाइनली उस कल की तरह का गिरावट दोबारा देखा है, लेकिन कल शाम को एक रिकवरी आ गई थी और जिसके नाते आपने 24,400 को बचा लिया था। आप उसके ऊपर क्लोज करने में सफल हुए थे, करीब करीब 600 के आसपास हम क्लोज कर पाए थे। अंतिम आधे घंटे की कल की जो बाइंग थी वो बहुत कुछ बता रही थी, लेकिन फाइनली आज वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिला और अब मार्केट उन सभी लेवल्स के नीचे है। ये जो बात है ये टेक्निकली काफी खराब है। कल के वीडियो में भी हमने बात करी थी कि मार्केट में इस तरह के स्पाइक्स आए हैं, जैसे कल शाम को आधे घंटे में स्पाइक आया था जिसमें बाजारों में बड़ी तेजी हो गई। आपको मालूम होगा डीआईए ने करीब 11,000 करोड़ की कल खरीदारी करी थी, लेकिन डीआईएस की जगह पे एफआईआईज लगातार बेच रहे थे और आज भी उन्होंने बेचा ही होगा। 92% से ज्यादा अब उनकी मंदी की पोजीशन है। इन सभी डाटा के बावजूद भी बाजार ओवरसोल्ड हैं और ओवरसोल्ड मार्केट और ओवरसोल्ड होते जा रहे हैं। ओवरसोल्ड मार्केट में छोटी मोटी बाउंस बैक जिस तरह कल आपने शाम को देखा था, छोटी नहीं लेकिन काफी बड़ी थी वो 300 पॉइंट की, ऐसी पहले भी आई है। कल ही के वीडियो में मैंने डिटेल किया था, 4 अगस्त को इसी तरह का एक मूवमेंट आया था, 31 जुलाई को मूवमेंट आया था, कई सारे मूवमेंट आए थे। लेकिन अभी जो बात है वो ये है कि 7 हफ्ते लगातार आपने गिरावट देखी है। 7 लगातार हफ्तों की क्लोजिंग, 7 लगातार हफ्ते जो रेड में क्लोज हुए हैं, यानी हमेशा गिरावट के साथ 7 लगातार हफ्ते की क्लोजिंग 2 बार हिस्ट्री में है, 2001 में है और एक 2008 में है, और दोनों ही बार वो मंदी के पैटर्न के बीच में है। तो अब अभी आप ये नहीं कह सकते कि यहां से और बड़ा गिरावट नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही बार जो देखने को मिला है बड़ी गिरावट के बीच में पाया गया है। तो मार्केट स्ट्रक्चर अब खराब हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से आपने 24,400 के नीचे क्लोज किया है, अब बाजारों के लिए 24,100 और 24,000 के लेवल खुल चुके हैं। कल भी यही बात मैंने कही थी कि 24,400 के नीचे 24,100 24,000 वाले जो रास्ते हैं वो ओपन हो जाएंगे। शाम को रिकवरी जरूर आई, लेकिन कल के वीडियो में मैंने बताया था जितनी बार इस तरह के उछाल आए हैं हर बार मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रही है पिछले 4 हफ्तों में, और अब फाइनली मार्केट उसके नीचे जाती हुई दिखाई पड़ रही है, इवन क्लोज कर पाई है। कई सारे कारण लग रहे हैं इन सब चीजों के। आपको मालूम है ट्रेड डील लगातार प्रॉब्लम में है, भारत अमेरिका संबंध अब काफी खराब होते जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज पूरे दिन जो सोशल मीडिया है वहां पर एक रिपोर्ट चलती रही ब्लूमबर्ग के हवाले से, वो खबर वाली रिपोर्ट जिसमें बोला यह गया कि आधे घंटे की बात हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो बात हुई थी, करीब करीब जब भारत पाकिस्तान के बीच में जो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था उसके 1 हफ्ते बाद। और उस फोन कॉल के बाद, ये ब्लूमबर्ग की खबर है, उस फोन कॉल में ही कुछ ऐसी बातें हुई जिनके बाद से पूरा का पूरा भारत और यूएसए का जो संबंध है वो थोड़ी सी बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ा। आज की अगर आप बात करें तो क्या हुआ है, मुद्दा ये हुआ है कि आज भारत का जो एक डेलीगेट जाने वाले थे अमेरिका में, डिफेंस को लेकर के कुछ बातें होने वाली थी, उनको रोक दिया गया, वो नहीं गए हैं। एक प्रकार की पोस्चरिंग है कि अब हम अमेरिका के साथ बड़ी डील नहीं करेंगे, तो डिफेंस के लिए प्रॉब्लम रही। साथ में जिस तरह की खबरें आई कि भारत ने करीब 5 जो बोइंग विमान खरीदने वाला था भारत की कंपनियां, उनको रोका गया है। हम शायद बोइंग की तरफ नहीं जाएंगे, एयरबस की तरफ जाएंगे। तो अब काफ़ी चीज़ पोजिशनिंग दिखाई जा रही है। दूसरा एक बड़ा कारण आज बाजारों में जो दिन भर खबर चलती रही वो ये है, क्योंकि आपको मालूम होगा बीएससी के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, कल मैंने बताया भी था बीएससी के बहुत अच्छे रिजल्ट आए। बीएससी ऊपर भी खुलने की कोशिश करा, लेकिन उसके बाद पहले ही आधे घंटे में बाजार में वो गिर गया और उसके बाद दिन भर नीचे ही रहा, 2300 की रेंज में ट्रेड करता रहा। कारण क्या है, एनसीडीएक्स को भी अब अनुमति मिल गई है, वो भी जो है अब एक एक्सचेंज के रूप में इक्विटी ट्रेडिंग करेंगे, डेरिवेटिव ट्रेडिंग करेंगे। एनसीडीएक्स को आप जानते ही होंगे, जो जहां पर कमोडिटी की ट्रेडिंग ऑलरेडी होती है, 94% कमोडिटी की ट्रेडिंग उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे होती है। अब वो भी जो है एनएससी बीएससी की तरह एक काम करेंगे। साथ में जिस तरह से डेरिवेटिव मार्केट को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, अलग अलग सोर्स में अलग अलग बातें आ रही हैं कि डेरिवेटिव्स के ऊपर यानी ऑप्शंस के ऊपर रेट बढ़ाए जा सकते हैं। एसटीटी के कहीं कहीं पर बात चल रही है कि कैश पर रेट घटाए जा सकते हैं या कैश के लिए रेट घटाए जाएंगे, मालूम नहीं है सच क्या है। लेकिन अगर डेरिवेटिव पे एसटीटी बढ़ेगी तो फिर जो ऑप्शंस मार्केट हैं वो और बिगड़ेंगे और मार्केट में कोई भी अच्छी खबर नहीं आती दिख रही है। अगर आप रिजल्ट की बात करिए, मैंने टेक्निकल बात करी,
निफ्टी लो पे क्लोज किया है, तो वो टेक्निकल बात है। लेकिन ये सब जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की खबरें चल रही हैं, हमारे इंटरनल में भी प्रॉब्लम दिख रही है। आप रिजल्ट देखिए, रिजल्ट एक भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। अगर आप आज की रिजल्ट जो आए हैं, 2-3 प्रमुख रिजल्ट उनकी बात कीजिए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट फ्यूचर का स्टॉक है 20% गिर गया रिजल्ट के बाद। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने सारे गाइडेंस को घटा दिया। करीब 20% उन्होंने सेल्स गाइडेंस घटा दी, उन्होंने मार्जिन गाइडेंस घटा दी, उन्होंने प्रॉफिट गाइडेंस 15% से घटा दिया। मतलब मोटा मोटी कंपनी ने साफ साफ ये बता दिया कि 20-22% से हमारी कंपनी का जो काम करने का मार्केट है वो घट रहा है। अब अगर आप इस ढंग से नंबर आएंगे जहां पे न सिर्फ और ये वन टाइम नहीं है, ये आपके अलग अलग पहलुओं पे आते रहेंगे ना। अब एक बार आपने घटा दिया है, गाइडेंस घटा दिया है, तो फिर बाकी समय में भी उसका इंपैक्ट रहेगा ना। आप बोल रहे हैं ना हमारा सेल होगा, आप बोल रहे हैं ना हमारी डिमांड है। तो और एक प्रमुख कंपनी है जो कि व्हाइट गुड सेगमेंट में काम करती है, तो उसके नाते व्हाइट गुड सेगमेंट के ऊपर सारा का सारा इंपैक्ट आया। केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन सब नीचे आए। अगर इसी तरह से अगर आप वोल्टास का रिजल्ट देखिए जो दिन के दौरान आया है, शाम के समय आया, रिजल्ट बेहद ही खराब है। मतलब आप हर एक पैरामीटर पे रिजल्ट खराब दिख रहा है। ना आपका ईबिटा आपका घट गया, आपका प्रॉफिट घट गया, आपका मार्जिन घट गया, आपका फोरकास्ट भी घटाया है उन्होंने। मोटा मोटी क्या बताता है ये बताता है कि मार्केट में डिमांड नहीं है। आप चाहे नेस्ले की रिजल्ट उठाइए, चाहे वोल्टास का रिजल्ट, चाहे किसी भी कंपनी का रिजल्ट, अल्टीमेटली चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रही हो, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट बना रही हो, चाहे वो इन सब क्षेत्रों से अलग हो, कोई दूसरा कंपोनेंट बना रही हो जो किसी कंपनी की में काम आता है, लेकिन अल्टीमेटली जब इकोनॉमिक में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डिमांड नहीं है। अब डिमांड क्यों नहीं है? डिमांड कई सारे कारणों से नहीं होती है। हो सकता है पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसी नीतियां रही हो जिसका इंपैक्ट अब आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर डिमांड घट गई है, या यूं कह सकते हैं कि चूंकि टैक्स रेट्स हाई हों और उसके नाते पब्लिक के पास पूंजी नहीं हो। भारत के अगर बचत की बात की जाए, टोटल हाउस होल्ड जो सेविंग है उसमें भी कमी आई है, और वो लगातार पिछले 5-6 सालों में कम हुआ है। मतलब हाउस होल्ड के हाथ में पैसे नहीं है। छोटी खरीद के लिए लोगों ने लोन लेना शुरू किया है। जब छोटी खरीद के लिए लोन लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि हाथ में पैसे नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको आप कई अलग चीजों से देख सकते हैं। भारत में कारपोरेट टैक्स जरूर घटा था 2018-19 में, लेकिन उस समय में जब कारपोरेट टैक्स 30 से घटा करके 22% की रेंज में आया था, उस समय भी आपने किसी भी प्रकार का आम पब्लिक को जो टैक्स पे करती है, यानी जीएसटी अगर वो पे करती है, एक्साइज ड्यूटी को भी अप्रोच रूप से हम पे करते हैं, वहां पे कोई कमी नहीं की गई थी। इनकम टैक्स को लेके थोड़ी सी रिलीफ आपको वर्ष 2025 में जरूर मिली है, लेकिन वो कमोबेश बहुत 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 छोटे तबके को असर डालती है। टोटल पॉपुलेशन का 1% है, लेकिन बड़ी पॉपुलेशन को बहुत बड़ा गेन नहीं मिला। और अल्टीमेटली जब कारपोरेट टैक्स घटा, माना यह गया कि बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेंगी, बहुत सारा चीज बेहतर होगा। अभी आपका 2 दिन पहले का बयान है एफएम का कि नहीं, फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं। 7 साल हो गए उस बात को हुए, लेकिन कंपनियां फैक्ट्री नहीं लगा रही हैं। मुद्दा क्या है? क्यों नहीं लगा रही हैं? वो इसलिए नहीं लगा रही हैं क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि आम पब्लिक के पास पैसे नहीं है। जब भी कभी भी कारपोरेट टैक्स घटाए जाते हैं तो आम पब्लिक के ऊपर टैक्स का बर्डन भी कम किया जाता है। उससे जो ही पैसा आएगा इकोनॉमी में, और उसी से फिर कंपनियों को बेनिफिट होगा, क्योंकि डिमांड आप क्रिएट नहीं करेंगे। सप्लाई साइड को अगर आप सोचेंगे कि कंपनियां अपने आप से फैक्ट्री लगा देंगी अगर आप कारपोरेट टैक्स घटा देंगे, तो वो नहीं होगा ना, क्योंकि डिमांड अगर जनरेट ही नहीं हो रही तो सप्लाई करने वाले लोग फैक्ट्री नहीं लगाते। आपकी दुकान, आप दूसरी दुकान तभी खोलेंगे जब आपको लगेगा कि आपकी दुकान, पहली दुकान चल रही है और दूसरी के लिए डिमांड बनी हुई है। तो ओवरऑल डिमांड की कमी है, साफ साफ दिख रहा है कि इकोनॉमिक में डिमांड की कमी है। तो सिर्फ ट्रेड वॉर को लेकर के एक ट्रेड वॉर ट्रिगर कर दिया इस पूरे के पूरे मुद्दे को। 1 महीने पहले भारत अमेरिका संबंध जिस तरह से थे और अभी जो संबंध है वो बिल्कुल अलग हैं। आपने लगातार 7 हफ्तों की गिरावट देख ली है, काफी बड़ी सेलिंग हो चुकी है, हैवी सेलिंग एफआईआई की साइड से है। पूरा का पूरा जो ट्रिगर है वो ट्रेड डील को लेके हुआ, अमेरिका की ट्रेड डील को लेके हुआ। लेकिन सिर्फ उसी नाते आप पूरी तरह से खराब होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी इंटरनल में भी प्रॉब्लम है, आपके यहाँ रिजल्ट्स उतने बेहतर नहीं आए हैं, आपके यहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के। और स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनका टैक्स बर्डन, एसटीटी अगर देखिए तो बहुत ज्यादा बवाल चलता है। अगर आप, मैं किसी दिन इसको डिटेल वीडियो जरूर करूंगा, लेकिन कल से ये मुद्दा गर्म है सोशल मीडिया में, जब कल नितिन कामत ने एक ट्वीट किया एसटीटी को लेके कि सरकार को जितना ब्रोकरेज मिलती है, जीरोधा को जितनी ब्रोकरेज आती है, उससे कहीं ज्यादा वो पास कर रहे हैं एसटीटी सरकार को। मतलब इतना बड़ा गेन होता है एसटीटी से अलग अलग, और अब बहुत सारे लोग उसमें चीजें बता रहे हैं।
कि एसटीटी से कितना नुकसान हो रहा है, उनको मुद्दा है ये है कि उनकी टोटल कमाई में से काफ़ी बड़ा हिस्सा चला जा रहा है। तो अल्टीमेटली जब बहुत सारा टैक्स लगेगा और प्रॉफिट नहीं बनेगा, या किसी भी तरीके से, सिर्फ शेयर बाजार की बात नहीं है, एक ट्रेडर के नाते मैंने शेयर बाजार वाली बात बोली, एसटीटी बहुत महंगा है, सबको दिक्कत हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे भी दिक्कत है। तो अल्टीमेटली जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं बन पाएगी, सप्लाई साइड में उस तरह की चीज़ें पैदा नहीं होंगी, और उसका असर अब आप देख रहे हैं। तो इकोनॉमी में कभी भी जो भी असर होगा वो हमेशा दूरगामी होगा। अगर आप 5 साल पहले कुछ पॉलिसी लेके आएंगे, उसका इम्पैक्ट अब, क्योंकि पॉलिसी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती हैं, तो वो अब इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है 2016, 2017, 2018 में किए गए चीज़ों का असर अब आप 2024-25 में देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो 25 के डेटा होते हैं, ये भी 23-24 के डेटा के हिसाब से ही आते हैं। धीरे धीरे करके उसमें और ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो मुद्दा ये है कि मार्केट सिर्फ एक चीज़ के नाते नहीं प्रॉब्लम में है, मार्केट अब लैक ऑफ बाइंग में चला गया है। लैक ऑफ बाइंग का मतलब है कि बाजार तब तक अब बाइंग के मोड में नहीं जाएगा। एक आम पब्लिक को छोड़ दीजिए जो गिरते हुए स्टॉक को खरीद लेना चाहते हैं, बाकी जो डीआईआईज है, चूंकि उनके पास आम लोगों का पैसा है, उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देख रहे हैं तो इस मार्केट में लैक ऑफ बाइंग है, क्योंकि कल इतनी बड़ी खरीदारी हुई, 10,000 करोड़ की खरीदारी, वही एफआईआईज, वही डीआईआईज आज वापस से उस तरह का इकोनॉमी पे बुलिश नहीं है। तो कल क्या ऐसा था कि आप बुलिश हो चुके थे? कल क्या ऐसा था कि आपने एकाएक सारा बाइंग कर लिया? यद्यपि एफआईआईज और डीआईआईज में, डीआईआईज तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते नहीं, डीआईआईज तो जो है एक्सपायरी ट्रेडिंग से उनका कोई मतलब नहीं है। अब अगर डीआईआईज की बाइंग से एक्सपायरी ट्रेडिंग होने लग रही है, या एक्सपायरी के दिन डीआईआईज की इस तरह की बाइंग आ रही है, तो वे फिर क्या बता रहा है ये? क्योंकि डीआईआईज क्यों एक्सपायरी के दिन बाई करेंगे, और वो भी अंतिम आधे घंटे में, जिसके नाते मार्केट ऊपर जाए, ऑप्शंस के प्रीमियम डिफर्स कर जाए, या ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ जाए, उससे तो उन्हें कोई लाभ नहीं, क्योंकि उनकी पोजीशन तो होनी नहीं चाहिए। रियल बात तो यही है। तो मुद्दा ये है कि अब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिखती हैं और मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हो रहा है। खैर, ये सब होता ही रहेगा। बाजार 24,400 के नीचे क्लोज करी है, तो अब जो नया स्तर बाजारों के लिए है, पहला तो निगेटिविटी है, काफ़ी फॉल है, लेकिन इतने फॉल के बाद अगर आप यूँ कहिए कि ऑप्शन फ्यूचर बेचने जा रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस छोटे पड़ रहे हैं, क्योंकि 300 पॉइंट, निफ्टी एक दिन में 300 पॉइंट ऊपर गई कल। ऊपर से अगर आप देखोगे, कल तो निफ्टी 300 पॉइंट नीचे आई थी, फिर ऊपर 300 पॉइंट गई, ग्रीन में चली गई, और उसके बाद आज वापस से 300, 350 पॉइंट आप डाउन हो गए टॉप से लेकर के। तो अगर आप 300, 400 पॉइंट का मूव करेंगे निफ्टी पर, इंडेक्स पर, तो स्टॉक में बिहेवियर और स्टॉक को ट्रेड करना, फ्यूचर्स ट्रेड करना, चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो, बहुत 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 कठिन है। आपको इस समय मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं, अगर आपने मेरे वीडियो लगातार देखे हैं, इस मार्केट में अगर बहुत करना है तो ऑप्शन सेलिंग की तरफ आप बढ़ सकते हैं। ऑप्शन बायर भी पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि जब आप पुट खरीदेंगे एकाएक मार्केट घूम जाएगी, और जब आप कॉल खरीदेंगे एकाएक मार्केट गिर जाएगी। तो बायर नहीं पैसे बना रहा है, सेलर बना सकता है, या फिर अगर आप इक्विटी कर रहे हैं तो हेजिंग करके करिए, और बगैर चार्ट के कुछ मत करिए, क्योंकि चार्ट अगर आप नहीं देख रहे हैं तो जिन स्टॉक्स में, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, एक जैसे हेल्थ केयर की कंपनियां हैं, जैसे फोर्टिस हेल्थ केयर में कल भी एक ब्रेकआउट था, आज भी वो स्टॉक घटा नहीं, करीब 1-1.5% बढ़ा है। कुछ एक कंपनियों को छोड़ के, जहां पे टेक्निकली चार्ट ठीक लग रहे हैं, जहां पे थोड़ी चीजें बेहतर रही हैं, उनको छोड़ करके मार्केट में कहीं कोई बड़ी बाइंग नजर नहीं आ रही है। और इस मार्केट में इस समय लैक ऑफ बाइंग है। लैक ऑफ बाइंग कितने दिन चल सकती है? चल सकती है, थोड़ा लंबा चल सकती है। एज ए निवेशक पहली चीज है, अगर आप ट्रेडर नहीं है, निवेशक हैं, आपको बिल्कुल संभाल के इस समय रखना चाहिए। कम कोशिश करनी चाहिए, गिरते हुए शेयर को तो बिल्कुल बाई नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। पैनिक में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैनिक में भले ना जाएं, लेकिन अल्टीमेटली ये जरूर ध्यान रखिए कि बेवजह की खरीदारी इस मार्केट में फिलहाल मत कीजिए, क्योंकि मार्केट करेक्शन में है। ये मत सोचिए कि कल आपको शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि शेयर मिल रहा है। और ये अगर बाजार रिवर्स भी करेगी, रिवर्स करेगी तब जब मार्केट अब कम से कम 24,500, 24,800 के ऊपर ट्रेड शुरू करे, वापस से 24,800 के ऊपर, 24,800, 25,000 के ऊपर अब जब तक बाजार नहीं जाएगी, ये मार्केट सेल ऑन राइज की रहेगी। तो जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो अब 24,800 और 25,000 है। 25,000 के पहले अगर आप एक निवेशक हैं तो कोशिश करिए कि आप कुछ ना खरीदें, वेट कर लीजिए, जो 25,000 के ऊपर जाए, तब मार्केट स्ट्रक्चर वापस से सुधरना शुरू करेगा, और तब अगर आप इक्विटी खरीदेंगे तो बेहतर स्थिति रहेगी। अभी लेने में चांस ये है कि बाजार 2 दिन बाद 24,000 आ जाए और आपका इक्विटी जो आप खरीद रहे हैं वो वापस से ट्रैप हो। अगर आप छोटे समय के स्विंग ट्रेडर हैं, वही सेम बात आपके ऊपर भी लागू होती है।
केवल और केवल वो स्टॉक्स में ध्यान लीजिए अगर बायर हैं आप, तो जो ब्रेकआउट्स क्रिएट कर रहे हैं और जहां पर आपको मौके बन रहे हैं, और वहां पर भी स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। बगैर स्टॉप लॉस लगाए काम नहीं कर सकते हैं आप, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। अगर आप दोनों साइड के ट्रेडर हैं, यानी आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा मौके हैं मार्केट में। मंदी कर सकते हैं तो मंदी कीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखिए, क्योंकि मंदी में भी स्टॉप लॉस बगैर डीप रखे काम नहीं बन रहा है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पर बढ़ गई है। अगर इस मार्केट में और इस टाइप की मार्केट में का स्ट्रक्चर चूंकि इस तरह का है, चूंकि स्टॉप लॉसेज बड़े हो रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा करने के मौके हैं। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी ज़्यादा कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर, या फिर जो भी है आप उस पर कर रहे हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग करें कि दिन के दौरान आप कुछ पैसा बना के निकल जाएं, तो वहां पर स्टॉप लॉस चूंकि छोटे मिलते हैं, भले ही क्वांटिटी कम रखिए, बट वो ट्रेड थोड़ा इजी है। बाकी ऑप्शन सेलिंग करिए। हाँ, अगर आप हेजिंग नहीं कर रहे हैं या हेजिंग नहीं जानते हैं, तो हेजिंग जरूर सीखिए। कैसे आप कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू कवर्ड कॉल क्रिएट करके, कैसे अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रेटजीज की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग कॉल बेच रहे हैं उनके पास मौके बहुत हैं, कॉल बेच दीजिए और कुछ नहीं करना है। मार्केट घट जा रही है, स्टॉक घट जा रहे हैं और कॉल के पैसे आ रहे हैं, थोड़ी कमाई, लेकिन कॉल साइड की सेलिंग वाली कमाई लगातार हो रही है। तो मार्केट अलग अलग अप्रोच क्रिएट करती है। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट समय में डिफरेंट अप्रोच होता है। हर समय सिर्फ खरीद लो नहीं चलता है। हर समय सिर्फ खरीद के आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। इस मार्केट में लैक ऑफ बाइंग है। 200-400 पॉइंट अभी बाजार और नीचे आपकी जा सकती है, अगले हफ्तों में जा सकती है। मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हुआ है, पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन स्थिति बेहतर नहीं है। और 7 हफ्ते लगातार घटना, वहां से रिकवरी आने का फुल चांस है कि रिकवरी कभी आ जाए, लेकिन रिकवरी का टिकना जरूरी है। और उसमें अब 24,800 25,000 के ऊपर बाजार का जा करके टिकना जरूरी है, तभी आप इस रिकवरी को अब वैल्यू दे सकते हैं। नहीं तो रिकवरी आएगी फिर चली जाएगी, फिर रिकवरी आएगी फिर चली जाएगी, तो उसका कोई हल नहीं है। उसमें ज्यादातर रिटेलर ट्रैप होता रहेगा बार बार। तो रिकवरी में भी आपको आप 25,000 के लेवल देखने चाहिए कि उसके ऊपर जाए, फिर आप जो है बायर के रूप में फोकस करिए। उसके पहले सिर्फ ट्रेड के रूप में फोकस कीजिए, या फिर सेल ऑन राइज की स्थिति में रहिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे एफएनओ मार्केट जरूर सीखिए, चार्ट जरूर सीखिए, क्योंकि उसके बगैर इस मार्केट में सर्वाइव करना अब आपके लिए बहुत कठिन है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई प्रश्न होगा जरूर मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा अगले वीडियोज में। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।